तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती 2026 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि आप सबको पता है, एग्जाम से जस्ट पहले हम आपके लिए लेकर आते हैं रामबाण सीरीज, जो होती है अंतिम रामबाण सीरीज। अभी फॉरेस्ट गार्ड जेल पहरी के एग्जाम के लिए भी हमने चालू की थी, जिसका बहुत ज़्यादा फायदा जो है उन अभ्यर्थियों को मिला था जिन्होंने डिप्टी जेलर जेल पहरी का एग्जाम दिया था। उसी के आधार पर अस्पताल सहायक भर्ती के लिए हमने अंतिम रामबाण सीरीज चालू कर दी है, जिसके अंतर्गत आज सुबह हमने 500 प्रश्न साइंस के करवा दिए हैं और आज शाम को आपके लिए हम लेकर आ गए हैं टॉप 150 यानी 150 प्रश्न। संपूर्ण राज्य व्यवस्था को हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपके राज्य व्यवस्था वाला जो सब्जेक्ट दिया है उसके अंतर्गत 4 टॉपिक को कवर किया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग: संघवाद, जाति धर्म, लोकतंत्र और सत्ता की साझेदारी। तो इस पर किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं और किस तरह के प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक्स में दिए गए हैं और किस तरह के प्रश्न एप्टेक ने रीसेंट एग्जाम्स में पूछे हैं, उनको आज हम यहां पर कवर कर लेंगे। इससे पहले आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ, जस्ट पहले डिप्टी जेलर का एग्जाम हुआ है, उससे पहले एमपीएसआई का एग्जाम हुआ था, उसमें भी अलग से जो है ये सारे सब्जेक्ट दिए गए थे। तो उन्हीं सभी प्रश्नों को हम आपके लिए छांट छांट कर लेकर आ गए हैं और उन्हीं प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे और यही प्रश्न कल से आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल से आपका एग्जाम एनालिसिस भी हम कराएंगे हर शिफ्ट का। तो जिसका भी कल एग्जाम है उनसे विनम्र निवेदन है कि आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही 1 घंटे के अंदर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर जरूर से जरूर सेंड करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आपको याद रहें, जिससे एग्जाम एनालिसिस में मदद मिल सके और रियल और ऑथेंटिक प्रश्न हमारे पास में आ सके। अपने नाम के साथ में भेजना तो आपको धन्यवाद भी कह देंगे नाम के साथ में। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं और आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला टॉपिक है सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी से किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, पावर शेयरिंग होती क्या है, किस तरह के प्रश्न बनेंगे, आइए उनको देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि पावर शेयरिंग होती क्या है। तो सत्ता की साझेदारी का अर्थ है कि जो जितने भी गुट हैं, चाहे वो जनता हो, चाहे वो लोकतंत्र में जनता होती है, नेता होते हैं और सेनाएं होती हैं, तो इनके बीच में पावर की शेयरिंग कैसे की जाती है, किसके पास में कितना पावर रहेगा, उसके आधार पर ये सत्ता की साझेदारी से प्रश्न बनेंगे। तो किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बेल्जियम में कौन से 2 मुख्य भाषाई समूह हैं। अब आप कहोगे सर बेल्जियम का क्यों पढ़ा रहे हैं, तो भाई कक्षा 10 की एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये पूरा का पूरा थ्योरी में भी दिया गया है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी हमने लिया कहां से है, विदेश से लिया है, बेल्जियम या फिर अन्य देशों से लिया है अपने संविधान में, तो उसको हमको पढ़ना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि बेल्जियम में कौन से 2 मुख्य भाषाई समूह हैं, तो 2 मुख्य भाषाई समूह कौन है, डच और फ्रेंच। अगला देखिए, श्रीलंका को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी। तो श्रीलंका में जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो वहां पर सत्ता की साझेदारी का आवंटन किया गया था, तुम्हारे पास में इतनी पावर रहेगी, तुम्हारे पास में इतनी पावर रहेगी। तो वही पूछ रहे हैं कि कब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। श्रीलंका में किस समुदाय का बहुसंख्यावाद है, यानी कि कौन सा समुदाय सबसे ज्यादा श्रीलंका में है, तो यह है सिंघली समुदाय। अब ये मत सोचना कि केवल विश्व का पढ़ा रहे हैं, भारत का भी पढ़ाएंगे मेरे भाई, लेकिन आपके सिलेबस में दिया गया तो पूरा पढ़ना पड़ेगा हमको, है ना। कोई भी एक भी प्रश्न हम आपका छोड़ेंगे नहीं, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे और एग्जाम में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 4, सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच में सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है, तो इसी को हम कहते हैं पावर शेयरिंग। ठीक है, यानी कि विधायिका क्या काम करेगी, कार्यपालिका क्या काम करेगी, न्यायपालिका क्या काम करेगी, सबके अलग अलग पावर है, सबकी अलग अलग पावर शेयरिंग है। ठीक है, तो इसी के बीच में जो बंटवारा होता है, तुमको ये पावर है, तुमको ये पावर है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण, यानी कि हॉरिजॉन्टल वितरण। हॉरिजॉन्टल वितरण का अर्थ है कि ये सीधी लाइन होती है समतल पर, यानी कि ये कुछ पावर इनको दे देंगे, किसको, विधायिका को, कुछ पावर कार्यपालिका को और कुछ पावर न्यायपालिका को, और ये तीनों एक ही लाइन में है, यानी कि तीनों समान है, ऊपर नीचे नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे होता है, ऐसे का मतलब ये तीनों एक समान है, तीनों की पावर समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है एक दूसरे। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल होती है। जब पावर्स को हम हॉरिजॉन्टल शेयरिंग करते हैं तो यहां पर तीनों को बराबर रखा जाता है, या फिर जो भी इस लाइन में आएगा वो बराबर बराबर स्थिति में होगा, कोई भी एक दूसरे से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सरकार के विभिन्न स्तरों केंद्र, राज्य, स्थानीय के बीच में सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है, यानी कि जो सरकार के विभिन्न स्तर हैं, कौन कौन से स्तर हैं, एक तो केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है और एक स्थानीय निकाय होते हैं। स्थानीय निकाय के अंतर्गत अपना कौन कौन आ जाता है, गांव आ जाते हैं। ठीक है, न्यायपालिका गांव आ जाते हैं, अपना नगर निगम आ जाते हैं, ये सब स्थानीय निकाय के अंतर्गत आ जाते हैं। राज्य के अंतर्गत कौन आ जाता है, तो राज्य के अंदर जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ये राज्य के अंदर। और केंद्र के अंदर कौन आ जाता है, तो भारत सरकार जो है वो जो पूरा सेंट्रल में जो बैठी हुई है उसको हम केंद्र सरकार कहते हैं।
हैं। तो इन्हीं के बीच में जब सत्ता का बंटवारा हो रहा होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण का क्या अर्थ है, अब ये हो जाएगा इस तरह से, यानी कि यहां पर रहेगा कौन, सेंट्रल, यहां पर रहेगा कौन, राज्य, और राज्य के नीचे कौन रहेगा, यहां पर रहेगा स्थानीय निकाय। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है राज्य, सबसे बड़ा है केंद्र यानी भारत, उसके बाद में राज्य और उसके बाद में स्थानीय निकाय। तो इसको हम कह देते हैं क्या, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी कि ये ऊर्ध्वाधर हो गया और अभी जो न्यायपालिका वाला था वो क्षैतिज हो गया। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे डिफरेंस बना करके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी फॉरेस्ट गार्ड में जो है वो डिफरेंस के आधार पर ही प्रश्न पूछे थे कि भाई खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर होता है, बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए थे बढ़िया से, बड़ी बड़ी लाइन बना करके। तो अगर आप समझ लेंगे कि ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है और क्षैतिज वितरण क्या होता है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर से बताएं, क्षैतिज वितरण ये होता है कि यहां पर कोई बड़ा छोटा नहीं है, जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, यहां पर तीनों एक समान है और तीनों को समान समान शक्तियों का बंटवारा किया गया है। लेकिन ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है, ऊर्ध्वाधर वितरण इस तरह से होता है, यानी कि लंबा डंडा होता है। इसमें क्या होता है, एक कोई शक्ति होती है, जैसे कि केंद्र सरकार, ये ऊपर बैठी होती है, सर्वोच्च होती है, उसके नीचे राज्य सरकार होती है और उसके नीचे स्थानीय निकाय होते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर शक्तियों का बंटवारा। आ गया डिफरेंस समझ में ना। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि अभी आपने देखा है फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ शुक्ला सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारे स्टूडेंट जिन लोगों ने सुपर सिलेक्शन नोट्स दिए थे, किसी के 85 नंबर, किसी के 82 नंबर, 83, 87 नंबर तक आए हैं माइनस मार्किंग के बाद में, जो लोग सुपर सिलेक्शन नोट्स को कंप्लीट करके गए थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं, जिसके अंतर्गत आपको मात्र 149 रुपए में 149 में बहुत सारा मटेरियल मिलने वाला है, जो बाकी के चैनल्स अपने ऐप पर 299 का अलग से दे रहे हैं और 199 के प्रैक्टिस सेट अलग से दे रहे हैं। हम आपको प्रैक्टिस सेट, थ्योरी, एमसीक्यू सब कुछ मात्र 149 में दे रहे हैं। क्या क्या मिलेगा वो आप देख सकते हैं। 5 सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स रहेंगे, जिसमें इंग्लिश और हिंदी के पूरे पाठ वगैरह भी दिए गए हैं। आप आराम से सभी पाठों को पढ़ सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, इसके अलावा थ्योरी के अलावा लगभग 10 प्रैक्टिस सेट हमने करा रखे हैं। 10 के 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, जो बिल्कुल आपको एग्जाम वाली फीलिंग देंगे। ठीक है, उसके बाद में लगभग अभी तक हम इन 150 एमसीक्यू को कवर कर लें। सुबह 500 एमसीक्यू कराए थे, तो लगभग हम 1800 के आसपास एमसीक्यू करवा चुके हैं सब्जेक्ट वाइज। वो सारे एमसीक्यू विद डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो इतना सारा मटेरियल मात्र 149 में मिलने वाला। कल से एग्जाम एनालिसिस कराएंगे, तो कल से एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। कैसे प्राप्त करना है, कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है, डायरेक्ट आप पेमेंट कीजिए, डायरेक्ट नोट्स लीजिए। कैसे, तो ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 149 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक सेंड कर दी जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और आगे के सारे नोट्स, सारी पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी और एग्जाम में सफलता की ओर आप जो है बढ़ते रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है, नियंत्रण और संतुलन यानी कि चेक्स एंड बैलेंस की व्यवस्था किस वितरण से संबंधित है। तो ये क्षैतिज वितरण से संबंधित है। इस पर नियंत्रण और संतुलन का अर्थ होता है कि किसी पर किसी का नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण का मतलब यह है कि कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता। ठीक है, तो नियंत्रण और संतुलन के बीच में कह सकते हैं कि एक पूरा ब्रिज बना हुआ है कि भाई कोई किसी की मनमानी नहीं कर सकता। ना न्यायपालिका अपनी मनमानी करेगी तो, और ना कार्यपालिका मनमानी करेगी और ना विधायिका अपनी मनमानी करेगी। ठीक है, तो नियंत्रण और संतुलन का जो नियम है, जो व्यवस्था है, वो किसके कौन सा वितरण में है, तो ये आपको क्षैतिज वितरण में यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी जो आपका वैसा ऊर्ध्वाधर जो वितरण होता है, इसमें कभी कभी मनमानी चल जाती है। केंद्र सरकार कभी मनमानी कर लेती है, कभी राज्य सरकार के पास में कुछ पावर्स होती है, उसकी मनमानी हो जाती है। तो यहाँ पर मनमानी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मनमानी नहीं हो सकती। कहाँ, क्षैतिज वितरण में कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, आगे अगला देखिए, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किस भाषा को बोलने वाले बहुसंख्यक हैं, तो फ्रेंच भाषा को बोलने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं। आगे बढ़ते, 1956 के कानून के द्वारा श्रीलंका में किस भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया था, तो सिंघली भाषा को वहां की राजभाषा घोषित किया गया था। सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। नैतिक तर्क, अगर मॉरल रीजन की बात करते हैं तो सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, तो सत्ता की साझेदारी का अर्थ है यह लोकतंत्र की आत्मा है। अगर सत्ता की साझेदारी ना किया जाए तो जो पावर्स है वो किसी एक में सिमट करके रह जाएंगी, और एक में सिमट करके अगर रह गई तो वो लोकतंत्र नहीं कहलाएगा मेरे भाई। ठीक है, फिर तो वो हो जाएगा क्या कि मतलब एक ही व्यक्ति के पास में पावर है ना।
तो ये ध्यान रखना कि ये जो सत्ता की साझेदारी है ये लोकतंत्र की आत्मा कहलाती है। ठीक है, अगर सत्ता की साझेदारी है तभी लोकतंत्र है, अगर सत्ता की साझेदारी नहीं है तो फिर वो लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। ठीक है, फिर वो हिटलरशाही हो जाएगी, यानी कि जो कहेगा एक व्यक्ति कहेगा और फिर उसके आधार पर सबको काम करना पड़ेगा, है ना। चलिए, सत्ता की साझेदारी का युक्ति परक तर्क क्या है। युक्ति परक तर्क की अगर हम बात करें तो यह सामाजिक संघर्षों को कम करता है। अगर सबके पास में बराबर बराबर पावर है तो समाज में संघर्ष कम होंगे। ठीक है ना, कि जैसे कि किसी को आरक्षण प्राप्त है, अगर वो किसी वजह से पीछे रह गया तो आरक्षण दे दिया उसको कि बराबर आ जाओ। ठीक है, या कोई अगर मान लीजिए आर्थिक रूप से पीछे है तो उसको आर्थिक संरक्षण देते हैं, किसी के पास में घर नहीं है तो घर उसको मिल जाता है, सरकार प्रदान कर देती है। इससे क्या होता है कि सामाजिक संघर्षों को ये कम करता है, यानी कि एक दूसरे से लोग लड़ते झगड़ते नहीं हैं और सब आराम से जो है अपना अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। तो सत्ता की साझेदारी का ये फायदा हो जाता है, किसी एक के पास में पावर नहीं रहती है, सबके पास में पावर का वितरण रहता है, इससे सामाजिक संघर्ष जो है वो कम होते हैं। अगला 11 नंबर देखिए, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। तो एक ही भाषा के बोलने वाले जो लोग होते हैं वो वहां पर सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। अगला, श्रीलंका में तमिल की मुख्य मांग क्या थी, किस लिए तमिल लोगों ने मांग उठाई थी। तो क्षेत्रीय स्वायत्तता और समानता के लिए तमिल लोगों ने मांग उठाई थी। वो ये चाह रहे थे कि तमिल भाषी राष्ट्र अलग से बन जाए। गठबंधन सरकार किस प्रकार की सत्ता की साझेदारी का उदाहरण है। जैसे कि अभी अपनी बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी अभी पूर्ण बहुमत में है ना, किसी का कोई गठबंधन नहीं है। लेकिन अगर कोई अन्य सरकार होती, मान लीजिए कि जैसे कांग्रेस हो गई या कोई अन्य सरकार हो गई, तो ये लोग क्या है, गठबंधन करते हैं, क्योंकि ये पूर्ण बहुमत से ना आ पाते हैं तो गठबंधन करते हैं। तो ये कह रहे हैं किस प्रकार की सत्ता की साझेदारी का उदाहरण हो जाएगा। तो राजनीतिक दलों के बीच में सत्ता की साझेदारी हो जाती है, यानी कि वो कहते हैं देखो हमारा इतना मंत्री रहेगा। मान लीजिए कि ये कांग्रेस है, ठीक है, सीएनजी है, इसके बाद में यहां पर मान लीजिए कि कौन हो गया, सपा हो गया, एसपी हो गई, फिर उसके बाद में आप पार्टी मिल गई। तो फिर इनका क्या होता है कि इनकी जो साझेदारी होती है वो राजनीतिक दलों के बीच की साझेदारी हो जाती है कि भाई हमारा इतने इतने मंत्री रहेंगे, ये वाला विभाग हमको मिलेगा, ये वाला विभाग तुमको मिलेगा, हमारा पीएम रहेगा, हमारा सीएम रहेगा। तो यहां पर क्या होता है कि सत्ता की साझेदारी राजनीतिक दलों के बीच में हो जाती है। तो गठबंधन की सरकार किसका उदाहरण है, राजनीतिक दलों के बीच में सत्ता की साझेदारी का उदाहरण है। अगला, यूरोपीय संघ ईयू का मुख्यालय कहां पर है। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में ईयू का मुख्यालय है। इसी वजह से ये जो बेल्जियम वाले प्रश्न हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। अगला, इसका मुख्यालय ध्यान रखना, मुख्यालय आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला, जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय सत्ता साझा करते हैं तो किस मॉडल का निर्माण होता है। तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक यानी कि जो कम लोग हैं वो भी रहेंगे इसमें, और जो बहुत अधिक लोग हैं जिनके पास में पावर है वो भी रहेंगे। तो इस प्रकार अगर आपस में साझेदारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के साझेदारी को हम किस प्रकार का जो है मॉडल कहते हैं, इसको हम बेल्जियम मॉडल कहते हैं। बेल्जियम में यही मॉडल चलता है। ठीक है, दबाव समूह सत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं। तो दबाव समूह का क्या अर्थ है, जैसे कि कांग्रेस की सरकार बन गई, सीएनजी की सरकार बन गई, ठीक है, कांग्रेस की, लेकिन मान लीजिए कि एसपी के पास में बहुत ज्यादा, समाजवादी पार्टी के पास में बहुत ज्यादा विधायक हैं, ठीक है, तो वो ये दबाव समूह का काम करेंगे कि वो जो कहेंगे कांग्रेस को वही करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो अपना समर्थन खींच लेंगे, या कोई अन्य गठबंधन की सरकार है, मान लीजिए कहीं पर भी गठबंधन की सरकार बनी है तो वो सत्ता का दबाव समूह बना रहता है। ठीक है, देखिए, तो सरकार की नीतियों पर दबाव डाल करके उसका जो है परिवर्तन करवाना, तो ये किसका काम होता है, दबाव समूह का कार्य होता है, और ये गठबंधन की सरकार में देखने को मिलता है। अगला 17 नंबर देखिए, लेबनान में राष्ट्रपति का पद किस समुदाय के लिए आरक्षित है। तो लेबनान में मैरोनाइट कैथोलिक जो ईसाई हैं वही राष्ट्रपति बनेगा, इसके अलावा और कोई भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। अगला, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम किस देश का उग्रवादी संगठन था। तो ये श्रीलंका का उग्रवादी संगठन था, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। बाकी कहते हैं इनके द्वारा ही राजीव गांधी जी की मृत्यु, मतलब कि जो है हमला वगैरह करवाया गया था। चलिए, उसके बारे में हमें चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जितना दिया है उतना हम पढ़ेंगे। अगला, भारतीय संविधान में क्षैतिज वितरण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो जाएगा। तो स्वतंत्र न्यायपालिका। क्षैतिज वितरण बताया ना अभी, हॉरिजॉन्टल। देखिए यहाँ पर ये सब लोग आपस में स्वतंत्र रहते हैं, न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है। ठीक है, ये केंद्र सरकार पर भी जो है दबाव डाल सकती है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, और कोई अगर कानून बना रहा है तो कानून पर भी ये दबाव डाल सकती है कि ये कानून गलत है, उसको आप न्यायपालिका में लेकर के चले जाइए। ठीक है, मान लीजिए पेपर लीक कहीं पर हो जाता है और कोई नहीं मान रहा है कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ है, तो फिर बच्चे कहाँ पर जाते हैं, जब सारे मतलब कि वो कहते हैं कि प्रदर्शन वगैरह कर लिए, जब नहीं मानते हैं फिर जाते हैं कहाँ पर, न्यायपालिका में रिट जाकर लगा देते हैं, फिर वो आगे ही कार्य जो है वो न्यायपालिका के द्वारा देखा जाता है। लेकिन यही होता है, भर्ती फंस जाती है। ठीक है ना, तो ये क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो क्षैतिज वितरण का सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा। अगला देखिए 20 नंबर, लोकतंत्र में सत्ता का मुख्य स्रोत क्या है। तो जनता ही सत्ता का मुख्य स्रोत होती है। कैसे, जो हमारा संविधान है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत ही किससे हुई है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यानी कि पूरी पावर जो है वो भारत के लोगों में है, यानी कि यहाँ की जनता में पावर है। तो ये ध्यान रखना कि लोकतंत्र में जो असली पावर होती है वो किसके पास में होती है, सत्ता की मुख्य पावर जनता के पास में होती है, और जनता कभी भी सत्ता को पलटवार कर सकती है मेरे भाई। ठीक है, अभी किसी की सत्ता चल रही है, कल को जनता अगर मन बना ले तो किसी भी सत्ता को
चेंज कर सकती है। यहाँ पर पावर किसके पास में होगी? जनता के पास में। अगला, सत्ता की साझेदारी का सबसे आम रूप क्या है? तो प्रातिनिधिक लोकतंत्र होता है। भाई सत्ता की साझेदारी में एक ना एक प्रतिनिधि बनेगा, है ना। जैसे कि अपने पीएम है, तो पीएम वर्तमान में प्रतिनिधि हैं, तो प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है। एक प्रतिनिधि होता है, फिर उसके आधार पर सारी सरकार चलती रहती है। लेकिन चुन करके कौन भेजेगा? जनता ही भेजेगी, तो जनता ही मुख्य पावर होती है। अगला देखिए, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो मॉन्टेस्क्यू जो थे, इनके द्वारा शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। सत्ता की साझेदारी से किसे फायदा होता है? समाज के सभी वर्गों को। अगर किसी एक के पास में पावर है तो वो किसी न किसी एक वर्ग को दबाना चाहेगा और एक वर्ग को उठाना चाहेगा। लेकिन अगर उस पावर को सब में बांट दिया गया है तो सभी वर्गों का क्या हो जाएगा? सभी वर्गों को फायदा उससे होने वाला है। अगला, गृह युद्ध, सिविल वार से क्या तात्पर्य है? तो देश के भीतर विरोधी गुटों का जो हिंसक संघर्ष होता है उसे हम सिविल वार कहते हैं। अभी आपने देखा था नेपाल में जो है जेएनजीओ के द्वारा जो वो हुआ था आंतरिक, मतलब कि कह सकते हैं नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर जो आंतरिक युद्ध होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? गृह युद्ध या फिर सिविल वार कहा जाता है। अगला देखिए, बहुसंख्यकवाद का सिद्धांत क्या है? तो बहुसंख्यक समुदाय मनमाने ढंग से देश पर शासन कर सकता है, यही बहुसंख्यकवाद का सिद्धांत होता है। यानी कि जैसे कि अगर आप कुछ मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पर मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं, तो वो क्या है कि वो दबाव डालते हैं किस पर? जैसे बांग्लादेश हो गया, अभी आपने घटना सुनी थी, वो जो है एक व्यक्ति को जला करके वहां पर मार दिया गया था, है ना, फिर उसका बड़ा विरोध हुआ था। तो वहां पर क्या होता है कि एक बहुसंख्यक समुदाय जो होता है वो मनमाने ढंग से अपना जो है शासन करता है, मनमाने ढंग से अपनी पावर रखता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे। 25 प्रश्न लेंगे संघवाद के, फिर लास्ट में जो है 20 प्रश्न जो है हम ले लेंगे मिक्स वाले। ठीक है ना, 20 क्यों, 50 प्रश्न, 150 है ना, तो 50 प्रश्न मिक्स वाले ले लेंगे और फिलहाल 25-25 प्रश्न शुरुआत में हर टॉपिक से ले रहे हैं। देखिए, संघवाद की बात करेंगे, ये होता है फेडरलिज्म। इसका अर्थ क्या होता है? तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो भारत में संघीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसे फेडरल सिस्टम और गवर्नमेंट कहते हैं। फेडरल सिस्टम का यह अर्थ है कि किसी एक के पास में पावर नहीं रहेगी, ऊपर एक केंद्र सरकार होगी, उसके बाद में राज्य सरकार होगी, फिर नीचे स्थानीय निकाय होंगे, यानी कि शक्तियों का यहां पर भी बंटवारा मिलता है, लेकिन ये ऊर्ध्वाधर बंटवारा होता है। इसको फेडरलिज्म कहा जाता है, संघीय शासन प्रणाली कहा जाता है। इसमें संघ जो है वो प्रमुख होता है, लेकिन संघ में भी किसी एक व्यक्ति के पास पावर नहीं होगी, वहां पर भी शक्तियों का क्षैतिज जो है बंटवारा रहता है। अगला 27 है, संघीय शासन व्यवस्था में कितने स्तर की सरकारें होती हैं? तो 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। जैसे कि अपने यहाँ क्या है, एक केंद्र सरकार है, दूसरी राज्य सरकार है, तो 2 या 2 से अधिक प्रकार की सरकारें जहां पर होंगी उससे हम क्या कहेंगे? संघीय शासन व्यवस्था कहेंगे। अच्छा, एकात्मक शासन व्यवस्था में सत्ता किसके पास होती है? तो केवल केंद्र सरकार के पास होती है। जैसे हिटलर की जो सरकार चल रही थी, या वर्तमान में जो उत्तर कोरिया है वहां पर जो सरकार चलती है वो कौन है? किम जोंग कौन है, ठीक है ना, वो हेयर स्टाइल, उसने कहा कि जैसी हमारी हेयर स्टाइल है वैसी ही हेयर स्टाइल जो है पूरे देश के लोगों की होनी चाहिए। तो वो क्या हो जाता है? एक मतलब कि एक व्यक्ति के द्वारा सत्ता को अपने हाथों में ले लिया गया है। तो केवल केंद्र सरकार के पास में जहां पर सत्ता होती है उसे हम एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची। ये किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के बंटवारे से, जिससे कि कोई एक पावरफुल ना हो जाए। किसी भी राज्य को यह हक नहीं है कि वो भारत देश से अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है और ये शक्तियां राज्य को दी ही नहीं गई हैं। जबकि अमेरिका में ऐसा है, अमेरिका में बहुत सारे जो राज्य हैं वो मिल करके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनता है, यानी कि वहां पर राज्यों का संघ तो है, लेकिन उनको शक्ति है, उनको पावर है कि वो कभी भी अलग हो सकते हैं। लेकिन यहां पर भारत ने ऑलरेडी बोल रखा है भारत राज्यों का संघ है, यानी कि राज्यों से मिलकर के भारत बना हुआ है। मतलब कि किसी भी राज्य को यह पावर नहीं है कि वो भारत को छोड़ करके अपना अलग देश बना ले, ये पावर किसी के पास में भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो ये जो है इन्होंने शक्तियों का बंटवारा ऑलरेडी कर रखा है। अगला देखिए, रक्षा, विदेश मामले और मुद्रा किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं कि रक्षा और विदेश मामले और मुद्रा, इस पर जो डिसीजन लेगा वो कौन लेगा? संघ सरकार, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाएगा। इसके अलावा ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, है ना, ये शक्तियों का बंटवारा जो है, क्योंकि आपके में चैप्टर ही दे रखा है मेरे भाई। पुलिस, व्यापार और कृषि, ये किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इन पर जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। किस पर? पुलिस, व्यापार और कृषि पर। लेकिन दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर आपने देखा होगा केजरीवाल की सरकार में केजरीवाल बस यही दुहाई देते रहते थे कि मेरी पुलिस मेरी सुनती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में क्या है, दिल्ली में केंद्र की पुलिस होती है। जो दिल्ली SI या फिर दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी निकलती है वो सेंट्रल की वैकेंसी निकलती है। ठीक है, तो दिल्ली की जो पुलिस है वो दिल्ली राज्य सरकार के जो है कंट्रोल में नहीं है, उनका हिस्सा है ही नहीं वो। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी और राजधानी में ये सारे नियम नहीं चलते हैं मेरे भाई। अगला, शिक्षा, वन, विवाह, ये किस सूची के अंतर्गत आएंगे? तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे। समवर्ती सूची का अर्थ है कि इन विषयों पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, लेकिन पावरफुल किसका कानून होगा? अगर दोनों ने कानून बना दिया है तो केंद्र सरकार का कानून जो है वो पावरफुल माना जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, साइबर कानून जैसे नए विषय जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, ये किसके अधिकार क्षेत्र में आती हैं? ये 2 से 3 बार भी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां, और ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आएंगी। भाई जब संविधान बना था तब ना तो कंप्यूटर था, यानी इतने अच्छे लेवल पर कंप्यूटर नहीं था, ना कोई साइबर क्राइम होते थे, छोटे मोटे क्राइम हो जाते, उसने उसके में वायरस डाल दिया, उसने उसके में वायरस हटा दिया, ये होता था। लेकिन अब देख रहे हैं कि साइबर जो कानून है या फिर साइबर अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। भाई कोई ना कोई ठगी कर ले रहा है, कोई खुद पुलिस ऑफिसर बन जा रहा है, ठीक है ना, और साइबर अरेस्ट कर ले रहे हैं। तो ये साइबर अपराध जो है, ये नए नए अपराध आए हैं, तो इनके ऊपर जो कानून बनाएगा इसको हम कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी मेरे भाई। यही पूछा गया था कि अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। चलिए, समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य में विवाद होने की स्थिति में कानून किसका मान्य होगा? तो अभी बताया था केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। अगला, कमिंग टुगेदर संघवाद का प्रमुख उदाहरण में जो है कौन सा देश है जिसमें कमिंग टुगेदर वाला पूरा उदाहरण देखने को मिलता है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्यों? क्योंकि वहां पर सभी राज्य मिलकर के जो है, सभी राज्यों से मिलकर के अमेरिका बना है, और इनको ये स्वतंत्रता है कि ये कभी भी अपना उस जो है अमेरिका से अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो कमिंग टुगेदर का सही उदाहरण कौन हो जाएगा? अमेरिका। वही अगर होल्डिंग टुगेदर की बात करते हैं, संघवाद का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो होल्डिंग टुगेदर का उदाहरण हो जाएगा भारत। यानी कि यहां पर राज्य से मिलकर के भारत तो बना है, लेकिन किसी भी राज्य के पास में ये पावर नहीं है कि वो भारत से अलग हो जाएगा। तो ये क्या है? होल्डिंग टुगेदर। कहते नहीं होल्ड करके रखो भाई, फोन थोड़ा होल्ड करो, अभी आ रहे हैं। होल्ड का मतलब है काटना नहीं, चलने देना, यानी कि होल्ड करके रखना, पकड़ करके रखना। तो ये पकड़े हुए है, कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर, भारत में पंचायती राज व्यवस्था विकेंद्रीकरण ये किस वर्ष लागू की गई थी? 1993 में लागू की गई थी, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ें, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर सरपंच होता है, उत्तर प्रदेश में प्रधान हो जाता है, बिहार में चले जाओगे तो मुखिया हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? ग्राम पंचायत का प्रमुख। एमपी में कौन हो जाएगा? एमपी में सरपंच हो जाएगा। नगर निगम के राजनीतिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो नगर निगम में कौन होता है? जैसे ग्वालियर नगर निगम है, इसका मुख्य कौन होगा? तो ये होगा महापौर, जिसे हम मेयर कहते हैं। अगला, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम ये कब पारित हुआ था? क्योंकि एमपी का एग्जाम है मेरे भाई, ये एमपी जी के नहीं है, ये एमपी की पॉलिटी है, ठीक है। और पॉलिटी आपके एग्जाम में दी गई है सिलेबस में, तो एमपी की पॉलिटी भी पूछी जाएगी। अगला, तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब पारित हुई थी? 1993 में पारित हुई थी। भारत में राज्य चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो पंचायत और नगर पालिका के चुनाव करवाना ये राज्य निर्वाचन आयोग का काम होता है। इसके अलावा जितने भी चुनाव होते हैं वो जो आपका हमारा निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 वाला है वो वहां पर काम करता है, ठीक है मेरे भाई। और पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कौन करवाएगा? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। आगे बढ़िए, 42 नंबर, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो ये आंध्र प्रदेश था, 1953 में बना था। श्री रामल्लु पोट्टू शायद ऐसे कुछ नाम है ना, पोट्टी रामल्लु ऐसे करके नाम है। तो उन्होंने आंसर फान दिया था कि भाई जो हमारा राज्य है वो भाषा के आधार पर बनना चाहिए। फिर उनका क्या हुआ? उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में बहुत ज़्यादा वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ, और उसके बाद में आंध्र प्रदेश जो है पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य बन गया था। इसके बारे में आपको पहले भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं। अब तो ये रिवीजन चल रहा है, क्योंकि रिवीजन चल रहा है, अंतिम रामबाण वाली सीरीज चल रही है, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट फंसेंगे एग्जाम में, ठीक है। और इसके बाद में कल या परसों से ही हम आपको एमपी पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है, जो 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है, सामान्य अर्हता परीक्षा, उसके भी नोट्स बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे और बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। बाकी आप जानते हैं हमारे नोट्स को बहुत सारे लोग कॉपी करके अपने उस पर बेच रहे हैं ऐप पर। तो अभी उन लोगों ने अभी सामान्य अर्हता वाली एग्जाम के लिए कोई भी नोट्स नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि शुक्ला सर के नोट्स अभी मार्केट में आई नहीं है, कॉपी कहाँ से करेंगे, ठीक है। जैसे शुक्ला सर के नोट्स मार्केट में आ जाएंगे तुरंत कॉपी करके उसको अपने ऐप पर 299 का बेच देंगे। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, ठीक है। चलिए अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? तो 1 नवंबर 1956 को लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में दर्जा प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में दर्जा प्राप्त है। भारतीय संघ में किसी नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति किसके पास में है? संसद के पास में है। पार्लियामेंट नए कानून बना करके नए राज्यों को अपने राज्य में शामिल कर सकती है। 2 राज्यों से 1 राज्य बना सकती है, 1 राज्य से 2 राज्य बना सकती है। पावर किसके पास में है? तो पार्लियामेंट के पास में। भारत के संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा है? तो के.सी. वियर के द्वारा भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा गया है। अगला, केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? सरकारिया आयोग। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष एज होनी चाहिए, और वोट डालने के लिए 18 वर्ष एज होनी चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 ये किससे संबंधित है? 2 से 3 बार पूछा गया फॉरेस्ट गार्ड में। सही आंसर हो जाएगा भारत राज्यों का एक संघ है, इससे संबंधित है हमारा आर्टिकल 1। वैसे आर्टिकल के प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि इसमें आर्टिकल वाला सिस्टम ही नहीं है ना। आर्टिकल 1, आर्टिकल 324 ये संघ और राज्य से संबंधित जो आर्टिकल हैं वही पूछे जाएंगे। अगर मान लीजिए कल से एनालिसिस कराएंगे, अगर आर्टिकल्स के और भी प्रश्न आते हैं तो एक अलग से वीडियो बना देंगे आर्टिकल के लिए, जैसा हमने फॉरेस्ट गार्ड में बनाई थी। अगला, अब हम यहाँ पर बात करेंगे 25% जाति धर्म और लैंगिक मसले से, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। देखिए, धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, ये कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का ये कथन है। आगे बढ़ते हैं,
धर्म के संबंध में भारत कैसा राज्य है? भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी भारत का कोई एक धर्म नहीं है, सभी धर्मों को मानने वाला है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? तो राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। ये नहीं बताया भाई भारत हिंदू राज्य है, हिंदू राष्ट्र है, या भारत में हिंदुओं को ज़्यादा पावर है या भारत में मुसलमानों को ज़्यादा पावर है। सभी धर्मों को यहाँ पर बराबर मान्यता प्राप्त है। अगला, सांप्रदायिकता की राजनीति किस सोच पर आधारित होती है? तो धर्म ही सामाजिक समुदाय का मुख्य आधार है, ये सोचते हैं जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं। अगला, नारीवाद आंदोलन का मुख्य लक्षण क्या है? तो नारीवादी आंदोलन की बात करेंगे तो यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार की बात की जाती है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण कहाँ पर अनिवार्य किया गया है? तो स्थानीय निकाय, पंचायतों और नगर पालिकाओं में ऑलरेडी बोल रखा है कि कम से कम 33% आरक्षण तो आपको देना ही होगा। मध्य प्रदेश में कितना है? तो मध्य प्रदेश में 50% आरक्षण है, स्थानीय निकायों में है, यानी कि पंचायत वाले में है। ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश में पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण है? तो 50% है। पारिवारिक कानून, जो फैमिली लॉज होते हैं, किन विषयों से संबंधित हैं? तो जो पारिवारिक कानून होते हैं वो विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार, इनसे संबंधित होते हैं और इनके मामले परिवार वाले न्यायालय में चलते हैं। अगला, जब समाज में काम का बंटवारा लिंग के आधार पर होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको श्रम या फिर लैंगिक विभाजन कहा जाता है। 60 नंबर, सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? तो 1976 में पारित हुआ था। राजनीति में जातिवाद का मुख्य नकारात्मक प्रभाव क्या है? अगर जातिवाद होगा मेरे भाई तो यह वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देता है। भाई मान लीजिए कहीं पर हिंदू ज्यादा हैं या मान लीजिए कहीं पर SC ST ज्यादा हैं तो वहां के लोग को खड़ा कर देंगे और वहां से जीत लेंगे। ठीक है। कहीं पर मान लीजिए ब्राह्मण ज्यादा है तो वहां, तो ये जाति वाला जो सिस्टम होता है वो वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देता है। अगला, समाज सुधारकों जैसे ज्योतिबा फुले, BR अम्बेडकर ने किस प्रथा का विरोध किया था? तो जाति व्यवस्था और छुआछूत का विरोध इनके द्वारा किया गया था। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता के अंत की बात करता है? तो यह अनुच्छेद 17 हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कल आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगला, बड़े व्यवस्था का मूल आधार प्राचीन काल में क्या था? तो प्राचीन काल में कर्म व्यवसाय था, यानी कर्म के आधार पर जो है जाति बटी हुई थी। ठीक है। अगला, संविधान का अनुच्छेद 15 किस आधार पर भेदभाव को रोकता है? तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पर भेदभाव को रोकने का काम करता है आर्टिकल 15। अगला देखिए, अगला है पितृसत्तात्मक समाज से क्या तात्पर्य है? तो ऐसा समाज जहां पुरुषों का वर्चस्व होता है उसको पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। अगला, किसी विशेष, देखो वोट बैंक का क्या अर्थ होता है? तो वोट बैंक क्या है? अभी आपको बताया था, किसी विशेष वर्ग जाति का एक मुश्त जो वोट होता है उसको हम वोट बैंक कहते हैं। ठीक है, कि वहां पर भाई यादव लोग ज्यादा हैं तो चलो वहां पर हम यादव को खड़ा कर देते हैं तो जाति के आधार पर जो है हमको वोट मिल जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहेंगे? वोट बैंक कहेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। भारत में राजनीति में धर्म का सबसे हिंसक रूप क्या है? तो राजनीति में धर्म की वजह से क्या होते हैं? सांप्रदायिक दंगे होते हैं। हमेशा जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं वो धर्म की वजह से ही होते हैं। कि भाई सिख के, जो इंदिरा गांधी जी को सिखों ने मार दिया तो भाई सिख धर्म के लोग दुश्मन बन गए, चलो सिखों पर जो है सांप्रदायिक दंगे हो गए, हिंदू मुसलमान में दंगे हो गए, तो ये मेन रीजन होता है धर्म, जो है धर्म की वजह से सांप्रदायिक दंगे होते हैं। अगला, 69 मंडल आयोग का संबंध किस विषय से था? तो अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के आरक्षण से संबंधित है मंडल आयोग। अगला देखिए, बहुजन समाज पार्टी BSP के संस्थापक कौन थे? तो माननीय काशीराम जी के द्वारा जो है BSP का जो है स्थापना की गई थी। अगला, भारत में लोकसभा में अनुसूचित जातियों SC के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 84 सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में। लोकसभा में अनुसूचित जातियों यानी ST के लिए कितनी है? तो 47 सीटें आरक्षित हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखो 73, क्या भारत में धर्म के नाम पर चुनाव लड़ने की अनुमति है? नहीं, यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। कभी भी आप धर्म के आधार पर चुनाव, धर्म के नाम पर चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन आज आप देख रहे हैं जाति और धर्म का ही सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है ना, कौन मान रहा है? ठीक है। अगला देखिए, अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए भारत में कौन सा आयोग है? तो ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है जो अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है, आर्टिकल 29 और 30 में बताया गया है। 75, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 नागरिकों को कौन सा अधिकार देता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, आर्टिकल 25। तो ये वाले जो आर्टिकल है ना, धार्मिक स्वतंत्रता हो गया, तो ये जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं वही आर्टिकल पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है। चलो अब लोकतंत्र की बात कर लेते हैं, डेमोक्रेसी, इसके भी 25 प्रश्न देख लेंगे। फिर लास्ट में जो है एक और यहाँ से 100 प्रश्न पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में 50 प्रश्न इनके मिक्स देख लेंगे, हाई लेवल के जो प्रश्न होंगे। 76, लोकतंत्र जनता द्वारा जनता का शासन है, ये किसने कहा था? तो ये अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। यानी जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यानी कि जनता चुनेगी, जनता के लिए चुनेगी और जनता ही शासन करेगी, इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है ना भाई, अपने बीच में से ही तो कोई लोकतंत्र पे आगे निकल कर पहुंचता है। कोई विधायक बनता है, विधायक से फिर MLC मतलब कि सांसद बनता है, सांसद से फिर जाकर के PM CM तक बन जाता है, तो जनता ही तो है, अपने बीच में से ही तो निकला है। तो ये लोकतंत्र की विशेषता होती है। अगला, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा? तो ये भारत है। बहुत अच्छी गर्व की बात है हमारे लिए।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो स्विट्जरलैंड है, जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ये उदाहरण हो जाएगा। भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप है? तो अप्रत्यक्ष या फिर प्रतिनिधि लोकतंत्र है, यानी कि अप्रत्यक्ष है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है अपने यहाँ। अगर लोकतंत्र में भाई इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि अपने बीच से हम चुनाव करके फिर पहुंचाते हैं, फिर वो लोग चुनाव आपस में करते हैं, फिर वहां पर कहते हैं कि भाई जो बहुमत दल का नेता है वो वहां पर पीएम बन जाएगा, ठीक है। तो यानी अप्रत्यक्ष चुनाव यहां पर होता है। अगला चोरी छिपे जो चुनाव हो रहा है, यानी कि छिपा कर कहते हैं ना, कहीं भाई वोट का मतलब ओट, ओट में वोट करेंगे, ठीक है। तो यानी आप किसी को बताते नहीं हम किसको वोट करके आए हैं, तो ये इनडायरेक्ट हो जाता है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसके पास में होती है? तो जनता के पास में होती है, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र में पावरफुल होती है। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। 18 वर्ष पर आप वोटिंग कर सकते हैं। 82 किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई थी? तो यह की गई थी 61वां संविधान संशोधन 1989। अगला, लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसद और जनता के प्रति उत्तरदायी होती है जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, ठीक है। अगला 84 सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को। लोकतंत्र में कानून का राज क्या सुनिश्चित करता है? तो कानून के सामने सभी नागरिक समान है, यह सुनिश्चित करेगा कानून का राज। आगे बढ़िए 86 कानून और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत में किसके पास है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तो ये भारतीय निर्वाचन आयोग कराएगा, ठीक है, आर्टिकल 324 के अनुसार। और आज सुबह जो 500 प्रश्न कराए हैं, अभी 1 सेकंड बाद मतलब जैसे वीडियो खत्म होगी तुरंत उसकी पीडीएफ हम डाल देंगे, और इसकी भी पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है, ग्रुप में। आगे देखिए, जिन्होंने पेड ग्रुप में लिया होगा, पेड ग्रुप में ये अभी पीडीएफ पहुंच जाएगी। अगला देखिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है? तो भाई शिक्षित और जागरूक नागरिक होने चाहिए, तभी लोकतंत्र सफल हो पाएगा। नहीं तो फिर अगर शिक्षित नहीं होंगे तो फिर सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल किस व्यवस्था का सिद्धांत? तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि एक व्यक्ति एक ही वोटिंग कर सकता है। किस प्रकार की सरकार में पारदर्शिता सबसे अधिक होती है? लोकतांत्रिक सरकार में पारदर्शिता सबसे अधिक हो जाएगी। लोकतंत्र में विपक्षी दल की क्या भूमिका होती है? भाई विपक्षी दल क्या करता है? तो सरकार की नीतियों, रचनात्मक जो बातें होती है इसकी आलोचना करना। अगर विपक्ष कमजोर है तो भाई वो देश जो है धीरे धीरे कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक रूप से मतलब खत्म होने वाला हो जाएगा। तो विपक्ष को भी थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, जो खुल के सामने आ सके कि हाँ आप ये गलत नीतियां बना रहे हैं, इसका हम विरोध करते हैं, ठीक है। तो विपक्ष का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। अभी ये बहुत चर्चा में है, ठीक है, किस वजह से चर्चा में वो आप लोग जानते हैं। अगला, राष्ट्रीय दल नेशनल पार्टी बनने के लिए कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? तो कम से कम 4 राज्यों में अगर आपके पास में राज्य स्तरीय दल है, जैसे कि अगर हम आपकी बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी 2 जगह पर ही सिमट के रहेगी, कौन सा? पंजाब और दिल्ली में, उससे आगे कहीं बन नहीं पाई। तो ये राजनीतिक जो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय दल नहीं बन पाई है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करते हो तो ये केवल यूपी में है, तो ये भी राष्ट्रीय दल नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, तो ये हर राज्य में आपको जो है इनकी पार्टी देखने को मिल जाएगी, और इनको कोई ना कोई सीट भी मिल जाती है, तो इनको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय दल कहते हैं। अगला, नोटा नन ऑफ द एबव का विकल्प पहली बार भारतीय चुनाव में कब शामिल किया गया? 2013 के राज्य चुनाव में नोटा का विकल्प जो है चुना गया था, जिसमें कि भाई अगर कोई नहीं पसंद आ रहा तो नोटा दबा दो। अगला 94 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम भारत में पहली बार पूर्ण रूप से इसका उपयोग किस विधानसभा चुनाव में हुआ था? तो पूर्ण रूप से गोवा में हुआ था 1999 में। वीवीपीएटी यानी कि वीपैट, जो वीवीपैट है इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो इसका पूर्ण रूप होता है वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। तो वो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला, एक दलीय प्रणाली का उदाहरण कौन सा देश है? चाइना। चाइना में एक ही दल है भैया, ठीक है। उसने कह दिया जब तक हम रहेंगे, जब तक मर नहीं जाते तब तक हम ही राष्ट्रपति रहेंगे। अगला, शी जिनपिंग ने। अगला, द्विदलीय प्रणाली किन देशों में अपनाई जाती है? तो ये द्विदलीय प्रणाली जो है अमेरिका और ब्रिटेन में पाई जाती है। बहुदलीय प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? तो भारत है। भाई अमेरिका और ब्रिटेन में केवल 2 पार्टी है, डेमोक्रेटिक है, कांग्रेस है, यानी कि इन दोनों में से ही कोई बनेगा, ठीक है। और तीसरी पार्टी तो है ही नहीं, इसी में जिसको वोट लड़ना हो तो भाई इसी में रजिस्ट्रेशन कराओ। भारत में बहुत सारी पार्टी हैं भाई, एसपी भी आ गई, बीएसपी भी आ गई, कांग्रेस भी आ गई, आप भी आ गई, और 2-4 खटिया वटिया वाले भी आ गए, अपना अपना चुनाव चिन्ह लेकर आ गए। तो बहुदलीय प्रणाली कहाँ पर है? भारत में है। अगला 99 किसी भी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्त करना, यह मुख्य उद्देश्य होता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहते हैं? अब इस पर तो कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है। प्रेस यानी मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। क्या ये अब चौथा स्तंभ रहा है कि नहीं, ये आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके खुल के बोल सकते हो, सबके पास में अधिकार है बोलने का, ठीक है ना। तो ये प्रेस यानी मीडिया क्या अब चौथा पिलर रहा या नहीं रहा, ये आप बता देना। अब हम चलते हैं, 100 प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं, सेंचुरी अपनी पूरी हो गई है, ठीक है। अब चलेंगे अगले 50 प्रश्न, मिक्स प्रश्न आएंगे और अच्छे लेवल के प्रश्न होंगे, ठीक है। शुरू से देखिए, बेल्जियम के फ्लेमिश इलाके में कितनी प्रतिशत आबादी डच भाषा बोलती है? तो 59% आबादी डच भाषा बोलती है। ये प्रश्न याद रखने आपको, पूछ लेंगे फिर कहोगे बेल्जियम वाला कहाँ से पूछ लिया।
अगला, बेल्जियम के बेलोनिया इलाके में कितने प्रतिशत आबादी फ्रेंच भाषा बोलती है? तो ये 40% है। अगला, श्रीलंका के संविधान के द्वारा किस धर्म को राज्य का संरक्षण प्राप्त है? तो बौद्ध धर्म जो है उसको राज्य का संरक्षण प्राप्त है। श्रीलंका में गृह युद्ध सिविल वार का अंत आधिकारिक रूप से कब हुआ था? 2009 में। बेल्जियम के संविधान में 1970 से 1993 के बीच कितनी बार संशोधन किया गया? 4 बार। वर्तमान में भारतीय संविधान की संसूची में कितने विषय हैं? कुल 100 विषय हैं वर्तमान में, मूल रूप से 97 थे, अब 100 हो गए हैं। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो मूल रूप से तो 66 थे, पर अभी कितने हैं? 61 है, यानी इसमें कम हो गए, उसमें बढ़ गए हैं। ठीक है। समवर्ती सूची की बात करें तो वर्तमान में 52 है, मूल रूप से कितने थे? 47 थे, पहले 47 थे, अब 52 हो गए, इसमें भी बढ़ गए हैं। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? तो भाग 11 जो है वो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। अगला, 110 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतरराज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया? अभी पूछा गया था, है ना। तो ये आर्टिकल 263 है, ध्यान रखना। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली के द्वारा जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता की गई थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 74वां संविधान संशोधन 1992। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं? आर्टिकल 356 ऐसा बोलता है। 115 केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कौन कार्य करता है? तो केंद्र शासित प्रदेशों में कौन रहेगा? उपराज्यपाल होगा या फिर प्रशासक होगा। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो 943 था, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। 943 जो है लिंगानुपात हो जाएगा। ये भी अभी फॉरेस्ट गार्ड और जेल पैरी में पूछा गया था। आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पानी पी लें। तो रामबाण सीरीज में क्या होता है, गाड़ी अपनी फुल स्पीड में दौड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर करने का काम करते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला बात करेंगे। तो भारत में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 2005 में। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिराव फुले हैं, ध्यान रखना। 1979 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए कौन सा आयोग बना था? मंडल आयोग बना था, बीपी मंडल की अध्यक्षता में। अगला 120 किस संविधान संशोधन ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया है? तो ये नए प्रश्न भी शामिल किए हमने। ठीक है। तो ये 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। भारतीय समाज में हरिजन ईश्वर की संतान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। अगला, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार द्वारा शुरू किया गया आत्मसम्मान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। अगला देखिए 123 भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है? तो 5वीं अनुसूची संबंधित है। पेशागत गतिशीलता ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का क्या अर्थ होता है? तो एक पेशे से दूसरे पेशे में जाने की आज़ादी या बदलाव जिसको प्राप्त होता है उसको हम पेशागत गतिशीलता कहते हैं। 125 अनुच्छेद 21A ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है। जो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ये भी पूछा गया फॉरेस्ट गार्ड में। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या एंग्लो इंडियन कोटा हटने के बाद में अब कितनी हो गई है? महत्वपूर्ण है क्योंकि अपडेटेड बताई जा रही है। अब वर्तमान में 550 हो गई है। 2 एंग्लो इंडियन वाले अब हटा दिए गए हैं। भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करेगा? तो भारतीय निर्वाचन आयोग बताया। किसी को ताला मिल गया, किसी को नसैनी मिल गई, किसी को खटिया मिल गई, मचिया मिल गई, ऐसा सिस्टम होता है। ठीक है। चलो, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ये भी पूछा गया था अभी रिसेंट में। ठीक है। तो ये होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले प्राप्त कर ले वो इसका कार्यकाल माना जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है? आर्टिकल 324 है। ये 101% आपके एग्जाम में आएगा। और ये मान के चलिए 1-2 शिफ्ट का गैप करके हर शिफ्ट में ये पूछा जाएगा। आर्टिकल 324 अभी से बता दिया आपको। 130 स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1951 से 1952 तक हुए थे। ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी आपके एग्जाम में 101% आएगा। ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, ये लास्ट के जो 50 है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजनीति में दल बदल का अर्थ क्या होता है? तो चुनाव जीतने के बाद में अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाना दल बदल कहलाता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना 10वां संविधान संशोधन के द्वारा इस पे जो है 10वीं अनुसूची में जो है इस पे प्रतिबंध लगाया गया है। आगे देखिए, दल बदल को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी कि अब कोई दल बदल नहीं कर सकता है। फिर भी अभी होता है, आप देख रहे हैं राघव चड्ढा वाला केस आपने देख ही लिया है। स्थानीय लोकतंत्र में राइट टू रिकॉल क्या है? तो चुने हुए प्रतिनिधि को कार्यकाल पूरा होने से पहले वापस बुलाने का अधिकार जो है इसी को राइट टू रिकॉल कहते हैं। अच्छा, ये स्थानीय लोकतंत्र में ही है, यानी कि पंचायत सरपंच में है। सरपंच अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो तुम दोबारा इसको बुला सकते हो, भैया हम तुमको हटाते हैं, जनता हटा सकती है। ठीक है। और पल्लविका पटेल ये मध्य प्रदेश की ही है। ये घटना जो है वो देखी गई है, पहली बार पल्लविका पटेल को वापस बुलाया गया था राइट टू रिकॉल के द्वारा। अगला, मध्य प्रदेश में लोकसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ये 29 सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा की 29 सीटें मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें? तो राज्यसभा की 11 हैं। संसद में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? अभी पूछा गया था। तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा।
अगला, जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि लिटिगेशन पीआईएल की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका से पीआईएल आई थी। लोकतांत्रिक सरकार का वह कौन सा सिद्धांत है जो सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है? तो इस संसदीय प्रणाली सुनिश्चित करती है। अगला 140, किस अधिनियम के तहत भारत में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी जो है दी गई है? तो यह मनरेगा 2005 में ये आया था, ध्यान रखना है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 371 किन राज्यों को विशेष मान्यता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 371, 370 तो हट गया है, 371 पूर्वोत्तर और कुछ अन्य राज्य जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, महाराष्ट्र, गुजरात, इनको कुछ स्पेशल प्रोविजन प्रदान करता है। 142, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई थी? 1992। कौन सा आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करता है? टैक्सेस का बंटवारा करता है? वित्त आयोग करेगा मेरे भाई, ठीक है। आर्टिकल 280। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 44 में है। भारत में मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है, ठीक है। 146, बेल्जियम में कौन सी सरकार शिक्षा, संस्कृति और भाषा जैसे मुद्दों पर कानून बनाती है? सामुदायिक सरकार बना रखी है उन्होंने, ठीक है। लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों का मुख्य रक्षक कौन होता है? तो ये स्वतंत्र जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका स्वतंत्र है और ये इनके जो है अधिकारों का कह सकते हैं रक्षक होता है। 148, गठबंधन सरकार का निर्माण कब होता है? जब किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो गठबंधन करके सरकार बनाते हैं। 149, ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? तो गांव के सभी पंजीकृत मतदाता, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया तभी। तो गांव के सभी पंजीकृत जो मतदाता होंगे वो क्या कहलाएंगे? गांव के सभी पंजीकृत मतदाता क्या कहलाएंगे? ग्राम सभा के सदस्य कहलाएंगे। आगे बढ़ लेते हैं। भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो ये नागालैंड हो जाएगा जो उत्तर पूर्वी में है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, इसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो ये 150 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हो गए हैं। अच्छे से आप एक बार 2 बार इसको वीडियो देख लेना और जिन लोगों ने नोट्स लिया है अभी ग्रुप में इसका जो है पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं जिन लोगों ने नोट्स लिया उनका क्या रिएक्शन है नोट्स लेने के बाद में। देखिए, तो एमपी जेल अधीक्षक जेल पैरी के नोट्स लिया था, इनके 82.5 नंबर आए हैं। इनका क्या कहना है देख सकते हैं। सर आपके नोट्स से बहुत क्वेश्चन आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ग 2 के भी नोट्स चाहिए, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने अस्पताल सहायक के नोट्स लिए हैं। लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे नोट्स देखे हैं, बहुत सुंदर। कितनी मेहनत लगी होगी बनाने में, मेहनत को देखते हुए इसकी प्राइस बहुत कम है, लेकिन भाई कम प्राइस में ही आपको इतना अच्छा मटेरियल उत्पन्न करा, मतलब कि आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, फिर भी लोग कहते हैं सर इसमें भी कम कर लो, है ना। वहाँ पर 299 का मिल रहा है, उसको ले लेंगे जा करके। यही कॉपी मटेरियल, इसी का कॉपी वहाँ पर 299 का मिल रहा है। प्रैक्टिस सेट 10 के 10 प्रैक्टिस सेट अलग से 199 के मिल रहे हैं, वहाँ पर ले लेंगे। लेकिन हम कम में दे रहे हैं 149 में, तो इसमें भी कम करवाएंगे, ठीक है ना। ऐसा तो लोगों ने देखा है, ठीक है। बाकी नोट्स अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार के नोट्स हैं। आपको सब कुछ मिलेगा, 10 के 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ये ग्रुप का फोटो है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आपको मिलेंगे, पूरा पर्यावरण पाठ की 3D डायग्राम के साथ में आपको दे रखा है, ठीक है। और ये हिंदी का पूरा कृतिका भाग, पद्यखंड, गद्यखंड, ये सब सारे पाठ वगैरह सब इसमें मिल जाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे कि ये पाठ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका पूरा जीवन परिचय आपको देखने को मिल जाएगा। ये बाल गोविंद भगत वाला ये पूरा पाठ आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा ही इंग्लिश में भी हमने प्रोवाइड कराया है। कंटेंट 1 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो 149 में आपको ये कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। नंबर वही है 7052547003। इस पर व्हाट्सएप करके आपको तुरंत अपने नोट्स ले लेने हैं। अगर 2 दिन का भी समय आपके एग्जाम में बाकी है तो ये नोट्स आपके कम से कम 15 से 20 नंबर इंक्रीज करवा सकते हैं। जितने नंबर अभी आपके आ रहे होंगे 15 से 20 नंबर बढ़ जाएंगे। 15 से 20 का मतलब है आप सीधे सिलेक्शन ना हो रहा होगा तो वहाँ से उठ करके सीधे सिलेक्शन की लिस्ट में पहुँच जाएंगे। तो जल्दी से आप लोग ये नोट्स ले करके और जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड हो जाइए। कल जिसका एग्जाम है, निवेदन है आपसे इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपने प्रश्नों को सेंड करना है अपने नाम के साथ में, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मेरे भाई।